आज हम बताएंगे कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, उसे कैसे पता करें। तो इसके दो तीन इंडिकेटर हैं। एक जैसे पी रेशियो है, मार्केट कैप टू जीडीपी है। तो मार्केट में कभी कभार क्या होता है कि प्राइसेस अनरीजनेबल हाई होते हैं, तो उस टाइप हमें क्या करना है कि थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करना है। तो हमको पता लगाना है कि मार्केट की कंडीशन एक्चुअल क्या है। तो सबसे हम पहले पी रेशियो डिस्कस करेंगे। तो पी रेशियो होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। इसको प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं जो मान लीजिए कोई कंपनी है जो 1000 रुपीज़ अर्न कर रही है और उसने 100 ईयर्स शेयर्स इशू किए हुए हैं मार्केट में। तो पर शेयर अर्निंग कितनी होगी, 1000/100 यानी कि 10 रुपीज़। मानते हैं कि चलिए स्टॉक मार्केट में उसका प्राइसेस 500 रुपीज़ चल रहा है। तो हम देखते हैं कि उसकी अर्निंग से 50 टाइम्स ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। मतलब उसकी पर ईयर अर्निंग अगर सेम रहती है तो हमें 50 ईयर्स लग जाएंगे वो मनी रिकवर करने में। तो कई डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट पीस होता है, कई का पी ज़्यादा होता है, कई का कम होता है। तो पी जिनका ज़्यादा होता है एक्चुअली उनमें क्या होता है कि उनसे मार्केट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेनली जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनका ज़्यादा होता है। और जो ऐसी कंपनीज हैं जो डे टू डे अफेयर्स में काम कर रही हैं, जैसे आपका हो गया एफएमसीजी कंपनीज हो गई हैं, उनमें कर रही हैं, तो उनमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है। तो उसका क्या होता है, पी रेशियो थोड़ा मॉडरेट होता है। इंडिविजुअल स्टॉक में पी रेशियो कभी कभार मिसलीडिंग हो सकता है कि काफ़ी कंपनी की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एच डी एफ सी बैंक्स है, उसका पी रेशियो बाकी बैंक से अच्छा है। तो वो एक्सपेंसिव स्टॉक तो है बाकी से, लेकिन उसके पास सॉलिड रीज़न एक्सपेंसिव होने की, कि उनकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, उन्होंने जिन लोगों को लोन दिया है वो काफ़ी वो हैं। बाकी आप देखेंगे तो बाकी का एसेट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि जैसे आपके पी एस यूज़ बैंक्स हैं, उनका एन पी एस भी बहुत ज़्यादा है। तो पी रेशियो ज़्यादा है बताता है कि वो स्टॉक एक्सपेंसिव है, पर क्या उसके रीज़न है ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि ये जो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो कम हो जाता है। तो अगर हम पूरे मार्केट की देखते हैं कि मार्केट में सारी कंपनियां कितनी अर्न कर रही हैं और उनकी वैल्यूएशन क्या है, तो आपसे एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट में हम हिस्टोरिकल पी रेशियो और जो निफ्टी के प्राइस हैं उनको हम शो करेंगे। तो प्राइस मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिए हैं कि वो एक ही ग्राफ में आ जाए। तो रियल प्राइस नहीं है, आप इसको सिर्फ ट्रेंड्स की तरफ देखिए। तो पी रेशियो आप देखेंगे, जो ब्लू लाइन है वो मेरा पी रेशियो है। ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो आप देखेंगे मेनली ये आपका 25 है और 20 है, इसके नीचे ही रहा है। 25-20 के बीच में अधिकतर तक टाइम पे रहा है। और आपका 15 से 10 में बहुत कम टाइम तक रहा है। 20 और 15 में ही फेयरली टाइम तक रहा है। लेकिन 25 के ऊपर जब जब मार्केट गया है, आप देखेंगे पी बहुत कम समय के लिए गया। और जब जब गया है तब उसके बाद क्या हुआ है कि उसमें शार्प करेक्शंस हुए हैं। आप देखिए 2007 में जब स्टॉक मार्केट पूरे बबल के उसमें था, तो पी आपका बढ़ के 27-28 के करीब इधर कहीं पहुंच गया था। फिर उसके बाद करेक्शन हुआ और पी गिर के यहाँ पर आ गया। उसी के साथ आपकी जो ऑरेंज लाइन है वो प्राइस का ट्रेंड दिखा रही है। तो इतना लंबा करेक्शन हुआ है। फिर आप देखते हैं अगेन एक बार फिर 25 के ऊपर गया है, जिसके बाद फिर से करेक्शन हुआ है। फिर मार्केट आपका इधर गया है, फिर करेक्शन हुआ है। तो आप देखेंगे जब जब मार्केट 25 के ऊपर गया है तो एक करेक्शन हुआ है। करेक्शन कभी ज़्यादा हुआ है कभी कम हुआ है, लेकिन एक वैल्यू करेक्ट होती है। तो यही हम देखते हैं। इसी तरीके से अभी मार्केट हमारा 25 के ऊपर जा रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक हो सकता है करेक्शन हो। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है 25 में बहुत दिनों तक रहे, हो सकता है 25 से होते हुए 28-29 चले आए, फिर शार्प करेक्शन हो। तो करेक्शन लेकिन हम ये फेयरली कर सकते हैं इस वक्त हम डेंजरस जोन में हैं और कभी भी मार्केट किसी भी अमाउंट से करेक्ट हो सकता है। दूसरा एक होता है मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी रेशियो है। पी रेशियो में क्या है कि आप ये जानते हैं कि हम वहाँ पे प्राइजेस जितनी अर्निंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा दे रहा है मार्केट। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे, जैसे लोगों को मोदी गवर्नमेंट से बहुत एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो वो है सेटअप है वो बाद में असर लाएगा और कंपनीज की अर्निंग बढ़ जाएगी। तो एक दूसरा और भी इंडिकेटर यूज़ होता है जो मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी है। ये 100 के ऊपर जाता है तो आपका कहते हैं कि मार्केट बबल जोन में है। अगर 100 से नीचे है तो कहते हैं थोड़ा वैल्यू जोन में। तो इस टाइम वो यहाँ पे इंडिकेटर फेयरली थोड़ा ठीक से काम कर रहा है। यहाँ 75 उसमें है। ये क्या बताता है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है, वो बताता है कितना आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। तो
इससे हल्का सा अंदाज ये लगाते हैं कि हो सकता है बिजनेस एक्टिविटी हमारी तेज चल रही है, अभी अर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, हो सकता है आगे अर्निंग रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन ये थोड़ा सा इंडिकेटर है, मतलब इंडिकेटर की अपनी लिमिटेशंस हैं, इसमें कई बार इसमें गलत भी दिया है। तो इस टाइम हम क्या करें? इस टाइम हमें मालूम है ये ओवर वैल्यूड मार्केट है और हो सकता है करेक्शन हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम का करेक्शन हो। तो इस समय हमें क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने जो पैसे जमा किए हैं अपने किसी काम के लिए जो 1-2 साल बाद आपको यूज़ करना है, जैसे आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए जमा किए हुए हैं या किसी और काम के लिए जमा किए हैं, तो आप इस टाइम रिस्क ना लें, अपना सारे स्टॉक्स बेच दें और उसको एफडी या बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लें या डेप्ट म्यूचुअल फंड में डाल दें। लेकिन अगर आपका यही क्या है कि थोड़ा दूर है, आपका 3-4 साल बाद है या आपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसमें कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करिए, लमसम इक्विटी में इन्वेस्ट करने से बचिए और सिप के थ्रू जाइए। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स एफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर आप इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड लेंगे तो वो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं, उनमें कोई भी टैक्स नहीं लेता। जबकि डेप्ट फंड में क्या आपको 3 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद भी ये 20% आपका इनकम होती है वो टैक्सेबल हो जाती है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द इंडेक्सेशन। तो हम क्या करें इससे, क्या और भी क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वो हाइब्रिड फंड्स हैं, इनमें एक बैलेंस फंड आता है। ये क्या करता है, आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट में इन्वेस्ट करता है। तो डेट वाला पोर्शन है उसका मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका सेफ है। और इक्विटी वाला आपका फ्लैक्चुएट होगा, तो जो 100% इक्विटी में किया है उससे आप थोड़ा बच जाते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 1 साल बाद टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि आपको लग रहा है नहीं, पी 25% के ऊपर जा चुका है, तब भी आप 65% में कंफर्टेबल नहीं है, आप इक्विटी का एक्सपोजर घटाना चाहते हैं, तो आप अलग से डेट फंड ले सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये उनके लिए है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस मार्केट कंडीशन में कितना परसेंट इक्विटी में रखें, कितना परसेंट डेट में रखें। तो ये डिफरेंट फंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरा स्टॉक में भी रख सकते हैं और थोड़ा और डेट में भी पूरा रख सकते हैं। तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ आपका बैलेंस फंड था वो आपका 75% के करीब ही रखता था, या 65 to 70 के बीच में रखता है, क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट लेना है। इस पर ऐसा नहीं है, ये टैक्स वाइज उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये आपको अगर टैक्स में बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है तो आप इस पर जा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हमने जैसे डिस्कस किया, उसके बेसिस पे इक्विटी और डेप्ट का एलोकेशन सेट करते हैं। तो आपको एलोकेशन नहीं सेट करना, ये आपके बिहाफ पे सेट करेंगे। तो मैंने 4-5 फंड के नाम दिए हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, जिसने अभी 58% ही करीब रखा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये जैसे हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनाया था, इनका इन हाउस मॉडल है, वो कुछ प्राइस टू बुक वैल्यू पे लेता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कितना इक्विटी में एक्सपोजर रखना है और कितना डेट में एक्सपोजर रखना है। तो इनका 58% के करीब अभी इनका इक्विटी में एक्सपोजर है। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक पी रेशियो फंड्स ऑफ फंड्स है, ये जो मैंने आपको पी रेशियो दिखाया, इस रेशियो के बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितना हमें इक्विटी में रखना है और कितना डेट पे रखना है। करंटली इन्होंने 45% पे रखा हुआ है और इनका 5 ईयर का रिटर्न है वो 15% के करीब है। फिर आपका डीएसपी ब्लैक रॉक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आता है, ये यील्ड गैप पे रखता है। क्या है कि अगर आपका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, डिविडेंड जो मिलेगा, तो उसमें जो आपको ज़्यादा पैसा है लेकिन आपका डिविडेंड कम मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे वो यील्ड डिसाइड करता है, फिर वो बॉन्ड की यील्ड से कंपेयर करता है। एक और मेथड है, उसके बेसिस पे ये दोनों का एक्सपोजर डिसाइड करता है कितना मैं स्टॉक पे रखना है और कितना हमारा बॉन्ड्स पे रखना है। तो इन्होंने 43% रखा है, इनका अभी 5 ईयर रिटर्न्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही मोतीवाल ओसवाल का भी अपना डायनेमिक इक्विटी फंड है, इनके अपने खुद इन हाउस डेवलप किए हुए इंडेक्स इन्होंने बना रखा है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कितना इक्विटी में रखें और कितना डेट पे रखें। तो 55% है। तो अगर आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड रखते हैं तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितना हम अपना एक्सपोजर इक्विटी में रखें, या आपके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। बस क्या होता है कि ये इनका जो ये उतना वो नहीं है, आपका जो डेट पोर्शन है वो 3 साल बाद ही इनकम टैक्स के लिए वो हो पाएगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड फंड में एक अच्छी बात है, डेट पोर्शन में इक्विटी की तरह ट्रीट हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, पर ये आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो हम इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये 1-2 तरीके हैं जिनके बेसिस पे आप ओवर वैल्यूड मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टेड
डर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, जिन्होंने ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या सीधे इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया है, उससे आप थोड़ा सेफ हो जाएंगे। और मैं ये रिकमेंड नहीं करता, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट बहुत ऊपर चला गया है तो फीचर्स सेल कर देते हैं या पुट बॉय कर देते हैं। ये मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मार्केट हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन कब करेक्ट हो पता नहीं है। हो सकता है 6 महीने बाद करेक्ट हो सकता है 8 महीने बाद करेक्ट हो, और करेक्शन कितना है ये पता नहीं है। तो आप इस रिस्की स्ट्रेटजीज पे मत जाइए। आप बेटर है कि आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड को चूज़ करिए और सिप के थ्रू इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।